सीएम योगी से मिले दिनेश लाल यादव निरहुआ। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद ये मुलाकात हुई है और ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हमने रख दी है। सीएम योगी से मिले दिनेश लाल यादव निरहुआ। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद सीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं और मिलने की तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी है। मुलाकात की ये तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद ये पहली मुलाकात है और मुख्यमंत्री को देखिए यहाँ पर एक शॉल भी भेंट की है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भगवा रंग का, और ये मुलाकात उपचुनाव की जीत के बाद हुई है। और उधर शुरू होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक, सीएम आवास पर पहुंचे कई मंत्री। अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होने वाली है। आशीष पटेल, जयवीर सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको बताएं कि बैठक में कई प्रस्ताव हो सकते हैं पास। माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। आज की कैबिनेट की मीटिंग में अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। तमाम मंत्री पहुंचने शुरू हो चुके हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मीटिंग लेंगे। बैठक में कई प्रस्ताव पास हो सकते हैं। माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव जो कि आज कैबिनेट के पटल पर रखे जाएंगे, इस पर चर्चा होगी और संभवतः ये आज पास भी हो सकता है। शुरू होने वाली है अब से थोड़ी देर बाद योगी कैबिनेट की मीटिंग। और अब खबर शामली से है। शामली से अगली खबर आपको बता दें, इन दिनों भाजपा नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा नेता नाले की गंदगी को देखकर भड़क रहे हैं और मौके से अधिकारियों को फोन पर फटकार भी लगा रहे हैं। भाजपा नेता अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उनसे तेज आवाज में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी के योजनाओं को तुम पलीता लगा रहे हो। भाजपा नेता ने अधिकारियों पर यह भी आरोप लगा दिया कि पर्चे लगाकर तुम लाखों निकाल लेते हो और यहाँ पर 10,000 रुपए का भी काम नहीं होता। इतना ही नहीं, भाजपा नेता ने ग्राम प्रधान को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी खरी खोटी सुना। अपना वो देखा, हमारे तो बाप ने वहाँ पे श्रमदान कर करके सारा ये जितना भी जसाला का स्कूल है, चाहे जितने भी सड़कें बनी हुई हैं, हमने तो सब श्रमदान से बनवा रखी हैं। आज भी हम यहाँ श्रमदान करवा लेंगे, गाँव वाले सारे तैयार है, हम खुद निकालेंगे यहाँ पे बलबा इसका। आप लोग बैठिए अपने ऑफिस में सब और ये इसको कहिए सचिव को, मजे लेगा, इसको सिखाऊंगा नौकरी करना, नौकरी कैसे करी जाती है। इनके पैसे है, इसके बाप के पैसे है, ये इन्हीं लोगों का दिया हुआ टैक्स है। क्या मतलब उसका, नौटंकी कर रहा है बिना मतलब की। और हम घुसेंगे भी चप्पल निकाल के, हम सुनिए, हम चप्पल निकाल के हम नाले में घुसेंगे और आप सबके खिलाफ मैं लखनऊ बात करूंगा। अभी काम करना नहीं, धरना नहीं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ऊपर से कह रहे हैं देश को स्वच्छ बनाओ। इतनी योजनाएं सफाई के लिए, तमाम मंत्री सड़क पे उतरे हुए हैं, पूरी सरकार सड़क पे उतरी हुई है, अधिकारी कमरे में बैठेंगे एसी में। और अब बड़ी खबर प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई है। प्रयागराज और कानपुर हिंसा का आपसी कनेक्शन सामने आया है। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप कानपुर के कई नंबरों पर लंबी बातचीत करता था। ये देखिए कानपुर कनेक्शन अब निकलकर सामने आ रहा है। हिंसा से एक दिन पहले कानपुर के एक नंबर पर 1.5 घंटे तक जावेद की बात हुई है। ये बात निकलकर सामने आई है। फोन पर कानपुर बात करने के बाद ही जावेद पंप ने कई लोगों के साथ बैठक की थी और इसी बैठक में मौजूद लोगों को जुम्मे की नमाज के बाद 100 और लोगों को जुटाने का लक्ष्य उसने दिया था। किसी को फोन पर बातचीत नहीं करने के लिए हिदायत दी गई थी। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मोहम्मद मोइन, ये कानपुर कनेक्शन जो निकलकर सामने आ रहा है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी अब तक आ रही है? कौन है वो शख्स जिससे घंटों बात हुई है जावेद की? देखिए, प्रयागराज हिंसा का जो मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद और जावेद पंप है, उसको प्रयागराज पुलिस ने 2 दिनों की कस्टडी रिमांड पर लिया था और 2 दिनों तक उससे गहन पूछताछ की थी। पूछताछ में ही ये जानकारी मिली हुई है कि जावेद पंप ने हिंसा से पहले कानपुर लगातार बात की थी और एक नहीं कई नंबरों पर बात होती थी। एक नंबर ऐसा था कि जिस पर हिंसा से एक दिन पहले तकरीबन 1.5 घंटे तक बातचीत हुई थी और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसी फोन पर बातचीत के बाद जावेद पंप ने कई लोगों के साथ बैठक की थी और बैठक में ये कहा था कि जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन करना है और साथ ही साथ तमाम लोगों की भीड़ भी जुटानी है। तो जो लोग बैठक में आए हुए थे सभी को 100 लोग जुटाने की हिदायत दी गई थी। साथ ही साथ इस बात के लिए भी ताकीद किया गया था कि किसी को भी फोन पर बात नहीं करनी है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए फोन पर कोई बातचीत नहीं होनी है। सभी लोग जो है मिल करके या तो
व्हाट्सएप नंबरों के जरिए जो है वो लोगों को भीड़ इकट्ठा करेंगे। तो ये बेहद अहम जानकारी पुलिस को मिली है और पुलिस को इस बात की आशंका भी है कि कानपुर और प्रयागराज हिंसा का आपसी कनेक्शन है, दोनों में एक ही जगह से फंडिंग होने की बात भी सामने आ सकती है। और यही वजह है कि जो प्रयागराज पुलिस है वो एक बार फिर से जो है वो तथ्यों का पता लगाने के लिए जावेद पंप जो कि हिंसा का मास्टरमाइंड है उसे एक बार फिर से पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद मोइन। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद सपा की चुनौतियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि चुनावी नतीजों ने प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण के संकेत दिए। सपा को अपना वजूद बचाने के लिए बसपा से भी करना होगा मुकाबला। आजमगढ़ में मुस्लिमों के सहारे बसपा का उठना सपा के लिए अब चुनौती है। आजमगढ़ उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी को 29.27% वोट मिले। बसपा उम्मीदवार को दलित मुस्लिम गठजोड़ का फायदा हुआ है। और आइए बढ़ते हैं आगे। देहरादून में आज एबीपी गंगा का महाधिवेशन होने जा रहा है और अब से थोड़ी देर बाद महाधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है। इस पर मंच पर उत्तराखंड के सभी सियासी दिग्गज मौजूद होंगे और पहाड़ के विकास के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। वो बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड की बदलेगी तस्वीर। और पंकज राणा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि आज देहरादून महाधिवेशन हो रहा है एबीपी गंगा का, तैयारियां दिखाई और कितना वक्त और है जब वहां पर चर्चा शुरू हो जाएगी? जी देखिए, तैयारियां पूरी तरह से पूरी हो गई हैं। मेरे पीछे आप मंच देखेंगे तो एबीपी गंगा का महाधिवेशन का जो मंच है ये सज चुका है। उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मंच आज एबीपी गंगा के महाधिवेशन पर सजने जा रहा है। अब बस इंतजार हो रहा है नेताओं का, जब एबीपी गंगा के महाधिवेशन में तमाम जो नेता है वो पहुंचेंगे और उनसे उत्तराखंड के विकास के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। क्या एजेंडा उनका रहने वाला है आगे के दिनों में, उस पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री से लेकर सभी कैबिनेट मिनिस्टर और विपक्ष के तमाम जो दिग्गज नेता है वो इस मंच पर कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। एक एक करके अलग अलग तरह से सभी नेताओं से बातचीत की जानी है और मंच देखिए पूरी तरह से सज चुका है। बस अब इंतजार है उन नेताओं का, जब वो जो नेता यहाँ पहुंचेंगे उनसे विकास के मुद्दे पर बात की जाएगी। सबसे पहला जो एजेंडा तय किया गया है वो किया गया है उड़ान का। महिलाओं से किस तरह से उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर और किस तरह से आगे महिलाओं के रोड मैप के लिए, विकास के लिए किस तरह सरकार आगे तमाम चीज़ें करने जा रही है, उस पर बातचीत की जाएगी। और ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव जब हुए थे 2022 के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद एबीपी गंगा पर सबसे पहला यह राजनीति का सबसे बड़ा मंच सजने जा रहा है। अभी तक किसी भी चैनल पे इस तरह का बड़ा मंच चुनावों के बाद नहीं सजा है। और उत्तराखंड के राजनीति के इतिहास की बात कहते हैं या यूं कहें कि एक जो परिचर्चा की जानी है तमाम लोगों से, तमाम उत्तराखंड के राजनेताओं से, मुख्यमंत्री से, कैबिनेट मिनिस्टर से, विपक्ष के लोगों से, तो वो एजेंडा यहाँ वो रखने वाले हैं। 100 दिन सरकार के होने वाले हैं। जब नई सरकार का उत्तराखंड में गठन हुआ था चुनावों के बाद 2022 के बाद, उसके बाद 100 दिन का क्या रोड मैप सरकार ने तैयार किया है, किस तरह से आगे की विकास कार्यों को लेकर चला जाना है सरकार को लेकर, उन तमाम बिंदुओं पर इसी मन से आज चर्चा की जाएगी और जनता सीधे सवाल करेगी और सीधे ये जानकारी भी लेगी कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके मिनिस्टर ने किस तरह से आगामी विकास का एजेंडा राज्य के लिए तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है क्योंकि विपक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका राज्य के विकास में निभाता है, तो नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के और तमाम महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं वो इस मंच पर रहेंगी, उनसे जानकारी भी लेंगी। वो सरकार को क्या अपनी तरफ से विकास के लिए एजेंडा देने वाले हैं, क्या उनकी तरफ से तमाम बिंदुओं को सरकार के सामने रखा जाना है, किस तरह से वो विरोध प्रदर्शन आगे करने जा रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा उनका सरकार के सामने रखा जाएगा, वो तमाम चीज़ों की बात इसी मंच से आज होने वाली है। तो कुछ देर का इंतजार है, 11:30 बजे के करीब ये मंच सज जाएगा और तमाम जो नेता हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। विकास के एजेंडे पर उनसे बात की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 100 दिन का जो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है 30 जून को उनका, तो उस दौरान किस तरह से उन्होंने रोड मैप खींचा है, क्योंकि सरकार ने ये दावा, ये वायदा जनता से किया था कि आज जो 100 दिन जब सरकार के पूरे हो जाएंगे तो वो अपना एक रोड मैप तैयार कर लेंगे। कि आज कोर्ट में पेश होंगे आजम खान। आज यतीम खाना प्रकरण में आजम की पेशी है। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे आजम खान। आपको बता दें कि कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेशी होने का आदेश दिया है आजम खान को। दरअसल यतीम खाना प्रकरण से संबंधित 12 मुकदमों में आजम खान, पूर्व सीओ आले हसन, इस्लाम ठेकेदार वीरेंद्र गोयल समेत 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और आज आजम खान को पेश होना है।
और अब खबर गोंडा से है, जहां गोंडा में स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। यहां स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई दी। स्वास्थ्य विभाग कब इस मामले में संज्ञान लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं सीएमओ का कहना है कि इंश्योरेंस और फिटनेस कराने के लिए बजट नहीं है। देखिए, बजट ना होने का हवाला दिया जा रहा है सीएमओ की तरफ से, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये तो सीधे तौर पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। स्वास्थ्य विभाग कब इस मामले में संज्ञान लेगा, कब कार्रवाई करेगा? सीएमओ से जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि उनके पास फिटनेस कराने के लिए बजट नहीं है। शववाहन है, जो कि 2 हमारे यहाँ से हैं और 2 सीएमओ से हैं। इसमें से एक चल नहीं रही है सीएमओ के यहाँ से, और एक में ऐसा बताया जा रहा है कि तेल नहीं मिल पा रहा है सीएमओ के यहाँ से, और एक बीसीटी वैन है वो चल रही है, लेकिन उसका एएमसी नहीं हो पा, उसका मेंटेनेंस का नहीं हो पा रहा है। वो बजट सीएमओ के यहाँ से आता है और वो हमें अभी नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें कुछ कमियाँ हैं जो कि वो ठीक करा पा रहे हैं। और अब बात अग्निपथ के सियासी पथ की कर लेते हैं। यूपी, उत्तराखंड समेत देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के बाद अब उत्तर प्रदेश में अग्निपथ योजना के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल युवा पंचायत करेगी। अग्निपथ और बेरोजगारी के खिलाफ रालोद प्रमुख जयंत चौधरी शामली में आज से युवा पंचायत की शुरुआत करेंगे और ये सिलसिला पश्चिमी यूपी के कई और जिलों में भी लगातार जारी रहेगा। आज शामली के बड़ौत गांव से इसकी शुरुआत हो रही है। दोपहर 12 बजे का समय इसके लिए बताया जा रहा है, जब युवा पंचायत की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें जयंत चौधरी भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा सदर विधायक होंगे और थाना भवन विधायक अशरफ अली भी मौजूद होंगे। तो अग्निपथ का सियासी पथ ये है, और कुछ जरूरी जानकारी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। देखिए, अग्निपथ योजना के विरोध में आरएलडी की ये पंचायत है, जिसे युवा पंचायत का नाम दिया गया है। पहली पंचायत आज शामली से होने वाली है। बड़ौत गांव से इसकी शुरुआत होगी। 12 बजे का समय इसके लिए बताया जा रहा है, जब युवा पंचायत लगा दी जाएगी। जयंत चौधरी युवा पंचायत संबोधित करेंगे, जिसमें युवाओं को वो संबोधित करेंगे और कैसे अग्निपथ योजना के खिलाफ आगे बढ़ना है उसका जिक्र वो करेंगे। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करेंगे जयंत चौधरी। यहाँ से पंचायत में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने का काम होगा और 16 जुलाई तक 11 शहरों में ये युवा पंचायत लगाई जाएगी। देखिए, 1 जुलाई को मथुरा में ये पंचायत होगी, 3 जुलाई को मुजफ्फरनगर में युवा पंचायत है, 4 जुलाई को बिजनौर में युवा पंचायत लगेगी, 6 जुलाई को बात करें तो बुलंदशहर में युवा पंचायत होगी। इसके अलावा 8 जुलाई को अमरोहा में और 9 जुलाई को मुरादाबाद में युवा पंचायत होगी। इसके अलावा 11 जुलाई को अलीगढ़ में, जबकि 12 जुलाई को आगरा में युवा पंचायत लगाई जाएगी रालोद की तरफ से। 14 जुलाई को गाजियाबाद में युवा पंचायत होगी और 16 जुलाई को बागपत में आगे की रणनीति का ऐलान होगा कि आगे क्या रालोद की रणनीति रहने वाली है। और इसी बीच लखनऊ से आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, आज नहीं होगी पूरे मंत्रिपरिषद की बैठक। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सिर्फ कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार मंत्री बैठक में होंगे मौजूद। राज्य मंत्रियों को इसमें नहीं बुलाया गया है। योगी सरकार 100 दिन पूरे होने के बाद कार्यक्रम करेगी। इस बैठक में उन कार्यक्रम की रूपरेखा पर बात होगी। राज्य मंत्रियों को इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जो सुबह से लगातार बड़ी जानकारी मिल रही थी कि आज बैठक कैबिनेट की मीटिंग के बाद हो सकती है समीक्षा बैठक 100 दिन के रोड मैप पर। लेकिन अब बड़ा अपडेट ये है कि आज नहीं होगी पूरे मंत्रिपरिषद की बैठक। सिर्फ कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बैठक में पहुंचेंगे। राज्य मंत्रियों को इसमें नहीं बुलाया गया है और योगी सरकार 100 दिन पूरे होने के बाद कार्यक्रम करेगी और इस बैठक में उन कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।